वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 16वां पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है यमराज की दिशा। यमराज की दिशा इस काव्यांश का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले काव्यांश के जो सेशन हमने पढ़े उससे हमें क्या पता चलता है कि माँ अपने बच्चों को उनके जीवन में आने वाले खतरों से परिचित कराना चाहती है। अब माँ की बात न सुनने पर हमारा अहित हो सकता है, अर्थात हमारी मौत हो सकती है, क्योंकि यमराज के देवता। इसके पहले काव्यांश में हमने पढ़ा था कि माँ अपने बेटे को अर्थात कवि को बता रही है कि हमें दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वह यमराज की दिशा होती है, अर्थात मौत की दिशा होती है। अब देखिए, यह माँ का जो ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है उसमें उसकी आस्था दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बातें होते हैं जो कहानियों के माध्यम से या दंत कथाओं के माध्यम से हमारे पूर्वज बुजुर्ग लोग या माता पिता हमें इस प्रकार की कहानियां बता रहे थे। अब कुछ लोग हमें यहाँ पर कह सकते हैं कि यह बहुत सारे ऐसे भ्रांतियां होती है या फिर उसे हम सुपरस्टिशन कह सकते हैं। लेकिन सच में दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके क्यों नहीं सोना चाहिए, इसका वैज्ञानिक कारण इसके पहले सेशन में मैंने आपको बताया। अब माँ क्या कहती है कि यमराज को क्रुद्ध करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। माँ ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की भलाई चाहती है और माँ की बात न सुनना अर्थात हमारा अहित करना है, अर्थात मृत्यु के नजदीक जाना है। और इसीलिए कवि की माँ उनको संकेत कर रही है या सचेत कर रही है कि आगे जीवन में वह उनके जैसे जैसे बड़े होंगे तो उनके दक्षिण दिशा की तरफ बहुत सारी ऐसे अहित करने वाले कार्य होंगे और उन कार्यों का सूचना कवि की माँ उनको बचपन में ही दे रही है। अगले काव्यांश को हम सस्वर वाचन कर लेते हैं। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। अब देखिए, कवि जब छोटे थे, बाल सुलभ चेष्टा के अनुसार उन्होंने अपनी माँ को यमराज के घर का पता पूछा और माँ ने उनका सहज उत्तर दिया कि दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं। और माँ के इस समझाइश के बाद अब माँ ने उनको कौन सी सीख दी, समझाइश, सीख या संदेश? माँ ने उनको कौन सी सीख दी थी कि हमें दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। और दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। और जब माँ ने मुझे यह सीख अपने बचपन में दी, यह जब मुझे समझाई, जब माँ ने मुझे यह बात समझाई, तब उस समय से मैंने कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया। अब देखिए, जब इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे बचपन में ही हमारे पेरेंट्स हमें हमारे मोरल वैल्यू क्या होते हैं उसके बारे में बताते हैं। जिससे क्या होते है, देखो, माँ हमें बचपन से छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, हम जब ये कविता पढ़ रहे तो ऐसे लग रहा है ना कि हम भी कोई कहानी ही सुन रहे। तो इस कहानियों के माध्यम से हमें जीवन के प्रति जो समस्या आने वाले हैं, जो कठिन आने वाले, उसमें हमें डटकर मुकाबला करते हुए क्या सही है क्या गलत है, हमारा हित किसमें है, अहित किसमें है, इसका सत्सक विवेक हमारे अंदर जागृत हो। और यह इसीलिए देखो, आपके स्कूलों में भी मोरल वैल्यू आपको एक
सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ाया जाता है। तो ये नैतिक मूल्य हमें बचपन में ही सिखाए जाते हैं, जिससे हमारे अगले जीवन में उसका अच्छा असर होता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि जब माँ ने मुझे एक बार यह बात समझा दी तो मैंने क्या किया, मैंने भी अपने अच्छे बच्चे के अनुसार अपने माँ का संदेश या अपने माँ की बात को मैंने अनुकरण किया और कभी भी मैं दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोया। और इससे इतना फायदा जरूर हुआ। अब देखिए, माँ ने जो बात बताई उससे मुझे फायदा ही हुआ, भले ही मुझे नुकसान तो कुछ नहीं हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि देखो आज की उम्र के बच्चे कितने बोलते हैं ना, फॉरवर्ड हो गए हैं कि हर बात में वो अपना ही तर्क लगाते रहते हैं। कभी पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा ऐसा मत कर, बेटा वैसा मत कर, लेकिन वो माँ और पिताजी के कुछ सुनते नहीं है और इससे क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और इसीलिए कवि कहना चाहते हैं कि मैंने माँ की बात जब मैंने सुनी तो उससे मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ बल्कि मुझे फायदा ही हुआ है। इससे इतना फायदा जरूर हुआ दक्षिण दिशा पहचानने में। तो मुझे इससे क्या फायदा हो गया कि जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा तो मैं दक्षिण दिशा को पहचानने लगा। अब देखिए यहाँ पर दक्षिण दिशा पहचानने का अर्थ क्या है कि क्या सही है, क्या गलत है। असत्य बातों पर हमें नहीं चलना चाहिए, बुरी संगत को हमें नहीं अपनाना चाहिए है। तो इस प्रकार की बातों का असर कवि के मन पर होने लगा और कवि कहने लगा कि सही दिशा की पहचान मुझे उसकी समझ आ गई। मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा और जब मेरे जीवन में आगे बढ़ते गया तो कोई भी समस्या आए, लेकिन उससे मुझे माँ ने पहले ही आगाह कर दी थी, पहले ही मुझे सूचना दे रखी थी। इसलिए कभी भी अगर कोई समस्या मेरे सामने आ जाती तो मैं उसमें से क्या कर रहा था, सही दिशा कौन सा है यह मैं पहचान पाता था और इसलिए मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अर्थात सही क्या है, गलत क्या है, इसकी समझ मुझे धीरे धीरे आने लगी। अब देखिए, आप भी जब छोटे थे, अब तो आप 9th क्लास में चले गए, लेकिन जब 5th में थे, 6th में थे तो आपके स्कूल में कहो या आप जहाँ पर रहते हैं आपके इर्द गिर्द आपके बच्चों का ग्रुप रहते हैं, दोस्तों का ग्रुप रहता है। तो देखो, अगर आपके ग्रुप में कोई बच्चा बार बार झूठ बोलता है या गलत कार्य करता है तो आप क्या करते हैं, उसको समझाने के प्रयास करते हैं। और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उस जो झूठ बोलते हैं उनका अनुकरण करने लगते हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है इसकी समझ कवि को पहले ही उसके माँ ने बता दी थी। इसलिए इस प्रकार के झूठ बोलने वाले बच्चों से, असत्य बोलने वाले बच्चों से वह दूर रहने लगे और बुरे संगत से वह दूर रहने की वजह से उनके जीवन में जो मुश्किलें आ रही थी वह कम होने लगी। तो मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि मैंने माँ की सारी बातें बचपन से सुन के रखी थी या उनके द्वारा जो सीख मुझे दी गई थी उसका मैं अनुकरण कर रहा था। आगे कवि कहते हैं कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि दक्षिण में दूर दूर तक गया, अर्थात जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया तो मैं हर अपने जीवन के आने वाले बुरे अच्छे अनुभवों को उसका तर्क वितर्क करने लगा। दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, अपने जीवन में मैं आगे बढ़ने लगा। और माँ ने जैसे मुझे कहा था कि दक्षिण दिशा की तरफ नहीं ज्यादा हमें पैर करके सोना है, तो मैंने आपके मन में भी रहता है ना उत्सुकता कि जो आप चीजें आपको मना की जाती है उस चीजों को करने का आपके मन में हुरूप रहता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं जीवन में जब आगे बढ़ता गया, हम तो चारों दिशाओं में काम करते रहते हैं, कभी इस दिशा में जाते हैं, कभी उस दिशा में जाते हैं। तो इसी प्रकार कवि कहते हैं कि मैं दक्षिण दिशा में बहुत बार दूर दूर तक चला गया और जैसे जैसे मैं दक्षिण दिशा में जाता था मुझे हमेशा माँ की याद आती थी। अब यहाँ पर देखो, कवि यही कहना चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो बहुत सारे अनुभव मुझे आने लगे। कुछ अच्छे अनुभव थे, कुछ बुरे अनुभव थे और उन बुरे अनुभवों के समय मुझे हमेशा माँ की याद आती रहती थी। और उस समय माँ ने जो मुझे सीख दी थी, जो मोरल्स वैल्यू मेरे अंदर दिए थे, नैतिक मूल्य के अनुसार मैं व्यवहार करने लगा। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। अर्थात देखो,
कवि ने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था? सिर्फ यहाँ पर एक ही दिशा के बारे में बताया है। तो वैसे देखा जाए तो हर दिशा को लांग लेना, लांग लेना का अर्थ होता है कि पार करना। अब देखिए, हर दिशा तक जाना, पहुंचना संभव है क्या? क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा का कोई अंत नहीं होता है। कवि क्या कहना चाहता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और जिस स्थान पर रुक जाते हैं, अगर हम दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाते जाते समय जिस स्थान पर हम रुक जाते हैं, तो उस स्थान से अगर हम फिर से अगर दक्षिण दिशा की तरफ देखते हैं तो उसका अंत हमें नहीं दिखाई देता है। तो उसका कोई अंत बिंदु नहीं होती, कहीं पर वह समाप्त नहीं होता है। तो केवल दक्षिण दिशा ही नहीं, हर दिशा, चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, किसी भी दिशा का अंत नहीं होता है। अर्थात हमारे जीवन में भी बहुत सारे कठिनाई आने वाले हैं। हमारे जीवन के कोई कठिनाइयों का कोई अंत नहीं होता है और इन कठिनाइयों का जूझकर सामना करना, यह मुझे माँ ने बचपन में ही बताया था कि भले ही उसका अंत प्रेरणा का जो था वो ईश्वर से बातचीत करते, वह अपने आंतरिक प्रेरणा को जागृत करके आगे बढ़ाती थी। और लेकिन मैं अपनी माँ की बातें जो मुझे उन्होंने बचपन में सिखाई थी, उनको याद करके मैं आगे बढ़ता था। तो ऐसी इस दक्षिण दिशा को लांग लेना संभव नहीं था। अर्थात दक्षिण दिशा का कोई अंत नहीं था, कोई अंत बिंदु नहीं था। इसलिए उस दिशा तक पहुंचने का या उस दिशा को पार करने का कभी संभव नहीं हो सका मेरे लिए। होता छोर तक पहुंच पाना। छोर का अर्थ क्या होता है? किनारा। आपने देखा होगा कि नदी का किनारा होता है या नहीं? नदी का किनारा होता है, तो हमें अगर नदी को लांग कर जाना है तो नाव के माध्यम से हम उस किनारे तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कवि कहता है कि दक्षिण दिशा का कोई अंत नहीं था और उसके किनारे तक पहुंच पाना संभव भी नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना। अब दक्षिण दिशा का कोई किनारा होता तो उस किनारे तक पहुंच पाते, लेकिन उसका कोई अंत ही नहीं था, तो किनारा आने की बात ही नहीं हम सोच सकते हैं। तो यमराज का घर देख लेता। तो कवि कहते हैं कि अगर दक्षिण दिशा का कोई किनारा होता, कोई अंत बिंदु होता, तो मैं निश्चित रूप से यमराज का घर अपने जीवन में एक बार तो निश्चित रूप से देख लेता। तो यमराज का घर देख लेता। तो इस प्रकार इस काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब इस काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: समझाई, सीख या शिक्षा, फायदा, लाभ, लांग लेना, पार करना, छोर, किनारा। देखते हैं भावार्थ। कवि कहता है कि माँ की सलाह के बाद वह दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोया। इसके बाद कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में फिर कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि माँ की सीख हमेशा याद रही। कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और माँ की कही बातें हमेशा याद रही। कवि का मानना है कि दक्षिण को पार करना संभव नहीं था, क्योंकि दक्षिण दिशा का कोई अंत नहीं है। यदि इस दिशा का अंत होता तो कवि यमराज का घर देख लेता, उसे यमराज का पता मिल जाता। तो बच्चों, अब तक हमने जो काव्यांश पढ़ा है उसको विस्तार से हमने पढ़ लिया है। यमराज की दिशा का अगला काव्यांश को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।